डिबेट में, विश्लेषण में हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। वो अपना विश्लेषण इस पर करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आपने भी देखा कि उत्तर प्रदेश देश के जो जहां एक तरफ नतीजे आए, उत्तर प्रदेश के नतीजों ने तो देश भर को चौंका दिया। आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है? कौन से ऐसे मुद्दे थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किए गए? समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता में जो काम कर गए, ये जोड़ी तो कमाल कर गई जी। देखिए, ये साफ है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हार गई। बीजेपी ने जो उम्मीदें बांधी थी वो पूरी नहीं हुई। बीजेपी यूपी में बुरी तरह से हारी है और समाजवादी पार्टी बहुत बम्पर जीती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को जनता ने पसंद किया है और बीजेपी का कोई मुद्दा चला नहीं। राम मंदिर को लेकर जिसकी शुरुआत हुई थी, उस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी फेल हो गई और पूरे अयोध्या मंडल में बीजेपी चुनाव हार गई। तो ये जो चीजें हैं ये दर्शाती है कि ये जो धर्म की बातें आई, ये जो तमाम सारे पाकिस्तान की बात आई, हिंदू मुसलमान की बात आई, इन सबको तरजीह नहीं मिल पाई है। इन सब पर जो है राम नगरी भी सहमत नहीं हुई है और यहाँ पर जातियों के समीकरण ने भारी उलटफेर किया है। भाजपा बार बार प्रत्याशियों को रिपीट कर रही थी। 30 में से 26 लोग उनके हार गए हैं और ये जो तीसरी बार टिकट पाए थे, तो ये दर्शाता है कि ये जो जिनकी छवि खराब थी और उनको आप बार बार थोप रहे हैं जनता पर, तो जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है। और दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बात साफ हुई कि ये जातियों का प्रदेश है और जातियों का आधार जिसका मजबूत रहेगा वो चुनाव जीतेगा। अखिलेश यादव ने समझदारी के साथ टिकट बांटे। जो विधानसभा में उन पर टिकट गड़बड़ वितरण के आरोप लगे थे, उसको उन्होंने बदल दिया। उन्होंने यादव समाज के लोगों को बजाय उन्होंने ओबीसी से, जो बहुत बड़ी संख्या में खास तौर से कुर्मी समाज के लोग जो हैं, उनको टिकट दिया। जो निषाद से हैं, जो मौर्य, शाह, कुशवाहा है, उनको टिकट दिया और बड़ी जातियों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। ये जब 10 साल की सरकार होती तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है जी। इसको बीजेपी क्यों नहीं भाप पाई? मोदी के नाम पर वोट मिलता रहा और वो ये बात सोच रहे थे कि हम 400 पार का नारा दिए, इसको भी हम जीत लेंगे। जीत तो नहीं पाए। 400 पार के ही नारे ने इनका सबसे ज्यादा नुकसान कर दिया। ये तो एग्जिट पोल से हवा बंधी हुई थी कि अब की बार फिर हो जाएगा और कई सारे एग्जिट पोल ने 400 पार कर भी दिया था, लेकिन गुब्बारा जो गैस का था वो एक पिन चुभी और फूट गया। आज बीजेपी धमाम हो गई। 30 सीट उत्तर प्रदेश में अकेले हारे हैं और देश में नहीं तो बहुमत में आ जाती बीजेपी अकेले। 240 वो है और 30 जोड़ दीजिए 270 पहुंच जाते। सरकार बनाएंगे वो, लेकिन ये जरूर है कि ये सरकार एक कमजोर सरकार होगी, एक मजबूत सरकार नहीं बन सकती है ये। और यहाँ पर सहयोगियों की बातों को सुनना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी के सभी अभियान को रोका है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती तो उसको केंद्र में बहुमत पाने में कोई रोक नहीं सकता था अकेले दम पर। और उनका नारा भी 370 पार का था, 400 पार एनडीए का था। उस नारे में दोनों पे वो नाकाम हो गए, तो खाली उत्तर प्रदेश की वजह से आज अखिलेश यादव इस देश में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी के नेता बनकर उभरे। वो इस देश में आप कह लीजिए भाजपा के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद, राहुल गांधी के बाद तीसरा सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव है, जो उत्तर भारत में जिनको मामूली नहीं है इतने सांसद लेकर जाना। बिल्कुल इससे एक बहुत बड़ी ताकत है और ये बीजेपी के लिए चेतावनी है कि अभी सुधर जाओ, अभी समझ जाओ, अभी कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका विधायकों का, सांसदों का, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव भी होगा। तो इसका आकलन अगर इस जीत के आधार पर आप करेंगे तो बीजेपी आज पिछड़ रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में वो रोक नहीं पाएगी सपा के इंडिया गठबंधन को। तो ये अभी से आकलन कर ले कि अभी कितना परिवर्तन करना होगा आने वाले 3 साल में कि जिससे कि वो फिर से किसी तरह सरकार बनाए जी। ये जो नतीजे आपने जैसा कि जिक्र भी किया, ये नतीजे जो निकल के आए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी काफी असर डालेंगे। आपने देखा होगा वीरेंद्र जी एक चीज और कि ये जो सहयोगी दल थे उत्तर प्रदेश में, इनकी भी बहुत ज्यादा दाल गली नहीं। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, उनके बेटे भी हार गए चुनाव जी। अपनों गए 9 हाथ पघाव साथे लइए।
ये राजभर वही वाले साबित हुए। राजभर के बयान से इतना वहां पर लोग नाराज थे। घोसी में भी पहले हराए, विधानसभा हार गए, लेके गए थे उनको, दारा सिंह चौहान को, और फिर अपने बेटे को घोसी में हार गए, बेटा भी हार गया। और राजभर समाज का वोट कितना है, उसके चक्कर में बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और राजभर कौन से समझदार नेता कहे जाएंगे? संजय निषाद का लड़का विधायक है, संजय निषाद खुद मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उनका लड़का सांसद था। राजभर ने तो अपने परिवार में कुछ लिया नहीं था, और अगर उनको लड़ना था तो छड़ी के बजाय भाजपा सिंबल पे लड़े होते। और यही वजह रही है कि ललितेश त्रिपाठी भी हारे हैं भदोही में, जो ये द्वीप कमल के वो फूल लेके चले आए वहां से जाके ममता बनर्जी का। यहाँ उस फूल को कौन पहुंचानेगा? टीएमसी के। यहाँ तो हाँ, यहाँ तो अगर वो साइकिल के सिंबल पे लड़े होते, कांग्रेस के सिंबल पे लड़े होते, तो उनकी बात कुछ और रहती। तो राजभर और ललितेश त्रिपाठी ये दो सिर्फ सिंबल के नाते चुनाव हार रहे हैं दो लोग, ये नहीं तो लड़ते। अच्छा, वैसे राजीव राय जितने मार्जिन से जीते हैं उसमें राजभर की संभावनाएं किसी भी सिंबल से लड़ने बहुत अच्छी नहीं थी। और देखिए, जनता जो है ज़्यादा बड़बोलापन पसंद नहीं करती है, जनता ज़्यादा अहंकार भी पसंद नहीं करती है। भाजपा के पास जो सरकार में जो एजेंसियां हैं, जो काम होते रहे, उसको लोगों ने अच्छा नहीं माना है। उसको आप एक दिन में नहीं आकलन कर सकते। आप जनता की भावनाओं को कितने दिन तक दबा के रख। देखिए, वोट पड़ रहा था, कोई चिल्लाया, कहीं शोर मचा, लोग कहे बहुत साइलेंट है लोग। अरे जब आदमी डर जाएगा तो साइलेंट ही तो रहेगा, वो जाएगा वोट डालाएगा। भाई समस्या इस बात की है कि जब हम सत्ता पक्ष के खिलाफ उसकी नीतियों को, उसकी कमियों को कोई खुलकर आलोचना नहीं कर पाएगा, तो फिर रास्ता क्या बचता है लोगों के साथ? उनको 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। अगर लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना को सुना जाने लगे तो फिर वही तो असली नेता है, जननेता है, वही असली प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वही असली मंत्री है जो अपनी आलोचना को सुन। अच्छा वीरेंद्र सिंह जी, आपने देखा भी होगा कि देखिए जो विश्लेषण हम लोगों का था ये 7 चरणों में, 7 फेजेस में, इसमें यही कहा जा रहा था कि इस बार के वोटर्स बड़े साइलेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और आपने भी जैसा कि जिक्र किया कि पुराने सांसदों को बार बार रिपीट किया गया, कहीं ना कहीं 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो एक बड़ा फैक्टर था। बड़े बड़े बयान दे दिए गए, वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में घर कर गए। देखिए, ये जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है, ये तो सब लोग कह रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई 3-3 बार टिकट दे रहे हो और सांसद की छवि खराब है, मत दो। और बीजेपी लटकाए रही, आखिर तक लटकाए रही। उसके बाद उसने दिया, टुकड़े टुकड़े में तो सीट घोषित की इन्होंने। लेकिन जनता ने भी मन बना लिया था। एक तो इनके खिलाफ चला गया संविधान अम्बेडकर कि अम्बेडकर का संविधान खत्म कर देंगे। और ये बात इनको पता चल गई थी कि दलितों में इस बात को लेकर नाराजगी पैदा हो गई है आरक्षण को लेके। और मायावती खुद जीते के लिए तो कैंडिडेट उतारी नहीं, सपा को हराने के लिए कैंडिडेट। दलित भी ये बात जान गया कि ये भाजपा से डर गई हैं या भाजपा से मिल गई हैं, तो अपना वोट देके ये जो बीजेपी को नहीं देना चाह रहा था, तो संविधान के खतरा पैदा हो गया। तो ये लोग महागठबंधन की ओर चले गए सपा और कांग्रेस के साथ। अखिलेश यादव ने मायावती के लिए पूरे चुनाव में कुछ बोला नहीं, दलित समाज का उन्होंने सम्मान किया। दूसरा देखिए आप कि बहुजन समाज पार्टी से आए हुए 10 सांसद बने हैं जिनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया, 13 तो उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों को दिया। ये लालजी वर्मा, ये पुष्पेन सरोज, ये सब कहां से आए हुए? बसपा की कैडर के लोग हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। ऐसे तमाम चीजों पर तो एक कॉम्बिनेशन, एक सोशल इंजीनियरिंग तो अखिलेश यादव ने बना दी। भले उनके पास बहुत रणनीतिकार नहीं थे, बहुत स्टार प्रचारक नहीं थे, लेकिन टिकट ऐसा बांटा, जातियों का समीकरण ऐसा बनाया कि वो उनके लिए फायदा कर गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये इक्वेशन था जो आपने समझाया कि